दिल्ली के मुसलमान इन मौजूदा मेम्बरान से और चेयरमैन से और सीओ से ये नहीं पूछे कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। आप तफरका फैलाने के लिए आए हैं, वक्फ बोर्ड को ज़ाय करने के लिए आए हैं, वक्फ बोर्ड की जायदादों को खुर्द करने के लिए आए हैं, या वक्फ बोर्ड को से फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। पिछले 15 महीने से दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मौज़िन की तनख्वाह नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ फतेहपुरी मस्जिद का जो मदरसा आलिया मदरसा, वहाँ 22 महीनों की तनख्वाह उनकी भी नहीं आई है, जो वहाँ के मुदर्रिसीन हैं। जब ये बात और तमाम वो लोग जो आइमाई मौज़िनीन और इमाम हैं, वो लोग वक्फ बोर्ड के बाहर भी पिछले 1.5 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने वजीफ़े के लिए और साथ ही साथ औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। जब बात चेयरमैन के पास जाती है या तमाम जो इलेक्टेड मेंबर के पास जाती है, वो हमेशा ये बात कहते हैं और हमेशा एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि सीईओ की गलती, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की गलती है, या वो तमाम इलेक्टेड मेंबर की गलती है। मतलब ये लोग आपस में आपसी सियासत की वजह से तमाम मौज़िन परेशान। उसके बाद उसके साथ साथ जो औक़ाफ़ का भी क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं कि जब इमाम और मौज़िन रस्ते पर आ जाए, विरोध प्रदर्शन करें। उनसे बातचीत करने के लिए ये भी दिल्ली वक्फ बोर्ड में सीईओ की पोस्ट पर, सीईओ के ओहदे पर रह चुके और रिटायर्ड एडीएम भी है दिल्ली के अंदर। अज़ीम अख्तर साहब, आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ अपने इतिहाद इंडिया चैनल पर। और सर, आप भी देख रहे होंगे और आप भी न्यूज़ में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि पिछले 15 महीनों से इमाम और मौज़िन की तनख्वाह नहीं आ रही है और इसमें औक़ाफ़ का भी मसला है, औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ का भी मसला है। लेकिन जो चेयरमैन है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। सीईओ पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि वो साइन नहीं करता या फ़ाइल आगे नहीं पहुंचाता, और फिर ये उल्टा फिर सीईओ के बाद जब ये बात पहुंचती है तो सीईओ जो है वो चेयरमैन को ही बात करता है। आप भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर, तो आप ज़्यादा बेटर जान सकते होंगे कि किस तरह के हालात, तो तमाम चीज़ें किस तरह देख रहे हैं। देखिए, मुझे कहने में कोई तरद्दुद नहीं है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड पिछले 70 साल की तारीख में बदतरीन हालात से गुजर रहा है। मौजूदा वक्फ बोर्ड बाहमी इंतशार का शिकार है। मेम्बरान अलग हैं, 4 मेंबर 3 मेंबर अलग खड़े हुए हैं, चेयरमैन अलग खड़े हुए हैं, सीईओ अलग खड़ा हुआ है। जबकि लॉ के मुताबिक सीईओ जो है वो वक्फ बोर्ड के तमाम कारकर्दगी का जवाबदेह है। मेम्बरान और चेयरमैन जो है वो मुशावरती हैसियत है उनको इख्तियार नहीं है कि वो दफ्तर के सीईओ के मामलात को अपने मामलात बना दें। अकॉर्डिंग टू लॉ जो काम सीईओ का वो सीईओ को करने दीजिए। कानून के हिसाब से आपकी सिर्फ मुशावरती पोजीशन है। आप मुशावरत में मशवरे दें और ये देखें कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वक्फ बोर्ड का सीईओ। अगर सीईओ उन आपके मशवरों को सही तरीके से नामजद नहीं करता, उसकी तकमील नहीं करता, तो आप फिर उसके सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ हुआ ये कि वक्फ बोर्ड बना, जब भी बना, मौजूदा शुरू दिन से इंतशार का शिकार है। चेयरमैन अपने सोचा, चेयरमैन का फ़र्ज था, बुनियादी फ़र्ज था कि तमाम मेम्बरों को और वक्फ बोर्ड के सीईओ को या सेक्रेटरी को मुत्तहिद करके अपने साथ लेकर चलता। मैंने पिछले 40-50 साल की तारीख होश में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का और सीईओ का इस तरह तालमेल नहीं देखा जो आज है। मैं खुद सीईओ रहा हूँ, मेरे ज़माने में चेयरमैन थे सिराज पराचा मरहूम, मेम्बरान थे। आप उसमें बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था भाई। हम लोग आपस में बैठ के तय करते थे, मशवरा करते थे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते थे। आज हो ये रहा है कि चेयरमैन साहब ने अपने आप को हर्फ आखिर समझे, वो बेसिकली गलत है। वो हर्फ आखिर नहीं है, वो जवाबदेह हैं। लेकिन उसे जवाब लेने वाला कौन है? उसे जवाब देने वाला कोई नहीं, जो कि बुनियादी तौर पर गलत है। जबकि मेम्बरान को और चेयरमैन को भी जवाबदेह होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के कानून की प्रॉब्लम यह है कि इसमें जवाबदेही नहीं है। मेम्बरान आते हैं, चेयरमैन आते हैं, 4 साल 5 साल गुजार के बाद चले गए। उन्होंने क्या किया, वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाया, फायदा हुआ, इसके बारे में कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है।
इसीलिए सारी जिम्मेदारियां जो है वो वक्फ बोर्ड के सीईओ को दी गई है कि सीईओ ही रेस्पॉन्सिबल है पूरी तरह तमाम कारकर्दगी का, तमाम वक्फ बोर्ड के जो वक्फ अराजी है उसको नुकसान पहुंचा, फ़ायदा पहुंचा, उसके लिए हम सिर्फ जवाब तलब कर सकते सीईओ से। यहाँ सीईओ को तो अलग कर दिया गया। ऐसा लगता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड सीईओ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस अखबारों में खबर आती है। अच्छा सर, सीईओ को कौन अपॉइंट करता है? ये किसके सीईओ को कौन अपॉइंट करता है, किसकी अथॉरिटी में होता है सर? देखिए, सीईओ जो है कानूनी तौर पर सरकार का डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का कोई ऑफिसर मुकर्रर किया जा सकता है। अब वो सरकार ही करेगी, जैद बकर तो नहीं करेगा ना। सरकार किसी भी मुसलमान ऑफिसर को वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी सीईओ मुकर्रर कर सकती है। अब उन्होंने किया बाकायदा। अब सवाल बुनियादी तौर पर यह पैदा होता है कि चेयरमैन साहब ने और सीईओ के दरमियान ऐसी क्या यानी रंजिश पैदा हो गई कि वो दोनों इधर मुँह किए खड़े, एक उधर मुँह किए खड़ा। जबकि इनके आपसी तनाज़े की वजह से सर, सियासत की वजह से पूरा औकाफ तबाह हो रहा है। इमाम मुअज्जिन का बुरा हाल है, उनको 15 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। तो सर क्या लगता है, इनकी सियासत से औकाफ कोई भला होगा क्या? इनकी देखिए, आप सही कह रहे हैं कि चेयरमैन की और मेम्बरान की और सीईओ की बाहमी रंजिश और इख्तलाफात और सियासत की वजह से वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचता रहेगा। जहाँ तक इमामों की तनख्वाह का ताल्लुक है, ये हमारे ज़माने में भी हुआ था। चेयरमैन सिराज पराचा मरूम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, तो यहाँ का एक ख़ास ग्रुप था मुसलमानों का पुरानी दिल्ली का, जो सिराज पराचा के दर पे आज़ाद था। सिराज पराचा मरूम को जिसके कहते हैं हाँ रंजिशें थी, ज़ाती रंजिशें थी, और सिराज पराचा साहब को मुखालफत में आगे आगे रहता था। उन्होंने बोर्ड के मुलाजमीन को मुत्तहिद किया और बोर्ड के खिलाफ स्ट्राइक करा थे। नतीजा ये हुआ कि बोर्ड के एम्प्लॉइज बाहर सड़क पर बैठे हुए सब हाय कर रहे हैं। दोपहर को खाना कहाँ से आ रहा है, वो पुरानी दिल्ली के लोग बिरयानी खोरवा लेकर आते तो खिलाते थे। चलता रहा, हम खामोशी देखते रहे। जब महीना आया इमामों की तनख्वाह का, महसिल ग्रैंड कलेक्टर उन्होंने दे रेफ्यूज टू गो, हम नहीं आएंगे, हमारा तो स्ट्राइक है। अब क्या किया जाए, खवातीन जो बेवा खवातीन थी, उनके स्टाइपेंड का मसला था, तो वो बेचारे आने लगी। तो हम लोग सीधे मशवरा किया कि इसको किस तरह हल किया जाए। मुझे याद है सिराज पराचा मरहूम ने कहा कि बेफिक्र हो, मैं कल या परसों इंतज़ाम करता हूँ। उस ज़माने में रशीद अंसारी साहब फाइनेंस को डील करते जो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। तो रशीद अंसारी साहब ने और सिराज पराचा मरहूम ने इंतज़ाम किया ज़ाती तौर पे, और जिस दिन तनख्वाह बढ़ती थी हम उस दिन तनख्वाह लेके उतने पैसे लेके बैठे हुए थे। सारे मेम्बरान आए, हमने हाँ वो मौजन आज़ाद आए, हमने सबको तनख्वाह दी। अगले दिन बेवाएँ आई जो खवातीन जो हमने उनको पैसे दिए। तो ये जिसको कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ख्वाहिश नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिराज पराचा ने क्यों किया भाई? सिराज पराचा ने इंतज़ाम किया पैसे का। आपको तो ग्रांट रेट मिल रही है, हमारे ज़माने में ग्रांट रेट नहीं मिलती थी। हमारे ज़माने में सिर्फ जो आमदनी थी वो वक्फ बोर्ड की जायदाद के किराए से थी, या जब रसीद चेंज होती थी उसमें डोनेशन मिलता था, वही था। तो सवाल ये है कि आज जो गवर्नमेंट करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की आपको गारंटी दे रही है, वो कहाँ जा रही है, वो किस खाते में जा रही है? तो सर मैं एक सवाल आपसे ये भी कि अभी जिस तरह की बातें चल रही है कि इमाम मुअज्जिन जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी डिमांड में से एक डिमांड ये भी थी कि उनको जो सैलरी मिल रही है वो ग्रांट से ना मिलके जो वफ़ की जो औकाफ की जो जितनी भी किराए की चीज़, जो किराए की आमदनी होती है उससे उनको मिले। क्या आपके ज़माने में भी ऐसा होता था, ग्रांट से मिलती थी किराए पे? देखिए, हमारे ज़माने में ग्रांट रेट तो होती ही नहीं। हम सरकार से कोई मदद नहीं मिलती थी। सिर्फ आखिरी दौर में हुआ ये कि सरकार ने, सिराज पराचा साहब मरहूम ने एक फाइल मूव किया कि दिल्ली गवर्नमेंट से वक्फ को बोर्ड को कुछ मदद मिलनी चाहिए। तो सरकार ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए कॉर्पस फंड क्रिएट करने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया। उसका मकसद ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट
कि इस पैसे से वक्फ बोर्ड एक कॉर्पस फंड कायम करे और उस पैसे से वक्फ बोर्ड की खस्ता हाल जो इमारतें हैं, जो जायदादें हैं, उनको ठीक करे, तामीर करे, उनको किराए पे चढ़ाए और किराए उससे आवती लो और वो किराए धरा जाए, तो वो कॉर्पोरेट फंड में डाले जाए और वक्फ बोर्ड की आमदनी का जरिए तरीके से पैदा हो जाए। वो 1 करोड़ 80 लाख रुपये मिला, वो कहाँ गया ना जाने। आज तक ये नहीं मालूम वक्फ बोर्ड में कि वो 1,80 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 80 लाख रुपये पैसा था, वो कॉर्पोरेट फंड बना कि नहीं बना, उस पैसे से क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड की जायदादों की मरम्मत हुई कि नहीं, कोई नहीं जानता उसके बारे में। अच्छा सर, आप देख रहे हैं कि लगातार मज़ारों को भी तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को भी निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी ऐसी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है जो मस्जिदें 400-500 साल पुरानी मस्जिदें हैं और पहले जो वक्फ बोर्ड हुआ करता था, शायद इसमें फतेहपुरी और ये शाही जामा मस्जिद के लोग उसमें मेंबर हुआ करते थे, आगे शाही इमाम वगैरह, तो उस पर मतलब रेलवे नोटिस लगा रहा है कि ये हमारी ज़मीन है और हमारा इसका इंक्रोचमेंट जो हम इसको हटा देंगे। इसे किस तरह आप देखते हैं? पहले भी ऐसा होता था क्या इस तरह की चीज़ें? देखिए, ऐसा है, रेलवे ने जो मौजूदा पिछले दिनों जो हाल वो वाली जो नोट जारी किया, तो उस जमाने में ये तो मस्जिद जमाने से कायम है जब दिल्ली में, हिंदुस्तान में रेलवे लाइन थी ही नहीं। जी भाई, रेलवे लाइन तो बिछी बाद में, ये उससे सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद हैं, दरगाहें, तो तुम्हारी जमीन कैसे हो सकती है? खेल क्या है? मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको कि जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो दिल्ली की जो साउथ दिल्ली की जो प्रोमिनेंट, जिसको कहते हैं ना, अहम जमीनें थी, दिल्ली गेट से लेकर महरौली तक का पूरा इलाका, ये बहुत अहम है और सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड है यहाँ की, इसको सारों को एक्वायर कर लिया था, एक्वायर कर लिया। और एक्वायर करने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो जो मिल्कियत का खाना है वो लिखा है सरकार दौलत मदार, उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी ज़मीनें जो हैं, सारी जगहें जो हैं, आज वो रेलवे को दे दी जाए या डीडीए को दे दी जाए, उनके मिल्कियत के खाने में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ, उसी के आधार पर रेलवे वाले भी आपको नोटिस देंगे। वो सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह औकाफ के चेयरमैन एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ये इनका फ़ायदा उठाकर दूसरे लोग जो है वो अपनी औकाफ की चीज़ों को वो अपनी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे रेलवे ने इस तरह ये दोनों मस्जिदों को उन्होंने अपनी बताई, तो उसकी बातें कर रहे हैं। नहीं, ये फ़ायदा इस चीज़ का उठाता नहीं, ऐसा है, बेसिकली ये है कि ये तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, सीईओ को और मेम्बरान को सोचना चाहिए कि हमारे आपस के नाचाकी से और इख्तिलाफ से वक्फ बोर्ड को कितना नुकसान पहुंचेगा, समझा। अफसोसनाक सूरत हाल है कि इन लोगों में से किसी ने अब तक इस पहलू पर गौर नहीं किया। ये वक्फ बोर्ड के मेंबर कैसे बनने के अहल ही नहीं, अगर इनके अंदर ये एहसास ना हो कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो बोर्ड जो है दिल्ली की वक्फ ज़मीनों का अमीन है, और अमीन होने के नाते आप भी अमीन हैं, आप ही से क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। यकीन मानिए, मैं इस चीज़ का इसका कायल हूँ कि क़यामत के दिन वक्फ बोर्ड में काम करने वाले और काम की जो कर चुके, उन सबसे जवाब तलबी होगी कि तुमने क्या किया। क्या इन लोगों को एहसास नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? देखिए, सियासत अलग अपनी जगह है, सियासत को अलग कर दीजिए। कौमी मफाद क्या है हमारा मिली मफाद क्या है? हमारा मिली मफाद ये है कि वक्फ बोर्ड की जायदादों को हम बचाएं, उसकी आमदनी से दिल्ली के मुसलमानों के हालात को बेहतर बना सके। ऐसा नहीं हो रहा है। हाल तो यह है कि जब दिल्ली वक्फ बोर्ड का हाल ही ख़राब हो, खुद ख़राब हो, तो मुसलमानों को हार कैसे दुरुस्त कर सकता है वो? आप अंदाज़ा लगाइए, जब आप उसमें रंजिशें इस कदर बढ़ी हुई हैं कि एक दूसरे से सवाल सलाम जवाब करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कौम के, दिल्ली के मुसलमानों की माशी व इक़्तिसादी हालत कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? उसको तो ख्याल में भी नहीं आ सकता कि ऐसा हो सकता है। बुनियादी चीज़ ये है कि दिल्ली के मुसलमान ये मत सोचे कि हम क्या हो रहा है वक्फ बोर्ड का। इन लोगों से सवाल करेंगे, तुम यहाँ किस लिए आए हो भाई? क्या अमानतुल्लाह साहब को या दूसरे मेम्बरान को इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड का मेंबर और अहदेदार बनाया है कि आप अपनी ज़ाती रंजिशें यहाँ पैदा करें? आप किस लिए आए हैं?
आप वक्फ बोर्ड के अंदर अपना हुक्म चलाने के लिए नहीं आए। आपको किसने हक दिया था कि वक्फ बोर्ड के 5-5 लाख रुपए आप लोगों को बांट दें कि साहब फला जगह चलेगी, मेरठ जा रहा है, मेरठ जाके आपको कोई हक ही नहीं पहुंचा था 5 लाख को बांटने का। वक्फ बोर्ड की आमदनी वक्फ बोर्ड के मेम्बरान के मशवरे के बगैर खर्च नहीं की जानी चाहिए। यहाँ हुआ ये कि चेयरमैन साहब ने अपने मर्जी से बांटना शुरू कर दिया, जबकि उनको कोई हक नहीं था। अगर उनको जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे मुसलमान लड़के, उनकी मदद का शौक था, तो पार्टी फंड से क्यों दिला दिया भाई उन्होंने? अपनी पार्टी से कहते कि 2 लाख रुपए दीजिए, आपने वक्फ बोर्ड के 5 लाख रुपए 10 आदमी को खुद दे दिया। आपको क्या पहुंचा था? आपको कोई हक नहीं पहुंचा था, आपने गलत किया। बहरहाल ये गलत है। अच्छा, मजे की बात है, अफसोसनाक सूरत है ये कि इस गलती की पकड़ किसी मेंबर ने आज तक की नहीं। क्या मेम्बरान को सीओ हक नहीं पहुंचा था कि पूछे कि आप ये कर क्या रहे हैं? अब वो बुनियादी तौर पर तो सीओ ही को इतराज करना चाहिए था कि आपने ये 5-5 लाख रुपए जो बगैर मशवरे के, बगैर कंकरेंस के, इजाजत के वक्फ बोर्ड के मेम्बरान के आपने दिए, गलत किया है। उसके बाकायदा अगर सीओ उनके जवाब से मुतमईन नहीं होता तो ऊपर भी तो कुछ ऑफिसर्स मौजूद थे, उनको बताया जाता कि साहब चेयरमैन साहब ये कर रहे हैं, जो कि विच इज अगेंस्ट द विल ऑफ द वाकिफ ने ये इसलिए नहीं कहता कि आप इस तरह पैसे बांटने शुरू कर दें। बाहर बुनियादी चीज यही है फिर कि जब तक दिल्ली के मुसलमान इन मौजूदा मेम्बरान से और चेयरमैन से और सीओ से ये नहीं पूछे कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप तफरका फैलाने के लिए आए हैं, वक्फ बोर्ड को ज़ाय करने के लिए आए हैं, वक्फ बोर्ड की जायदादों को खुर्द करने के लिए आए, या वक्फ बोर्ड को सिर्फ फ़ायदा। मेम्बरान और सीओ को बरादराना मुखलिसाना मशवरा यही दूंगा कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपनी ये ज़ाती रंजिशें ख़त्म करो और वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड के तौर पर चलाओ ताकि दिल्ली के मुसलमानों का कुछ फ़ायदा हो सके। ये मेरा बरादराना मशवरा है, वरना यकीन रखिए कि क़यामत के दिन जो पकड़ होगी वो अल्लाह आपको उससे महफूज रखे। बस।